क्या केरल से लड़के या लड़कियों की आईएसआईएस में भर्ती की जा रही है? जवाब है हाँ। क्या केरल में सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं? जवाब है हाँ। ये दो सच हैं, लेकिन फिल्म एक क्राफ्ट है, कई चीजों का सम्मेलन। तो इन दो सच्चाइयों के सापेक्ष हम द केरला स्टोरी नाम की फिल्म पर बात करेंगे। आपको बता दें, इस फिल्म रिव्यू को लिखा है मेरे साथी सिद्धांत मोहन ने, क्योंकि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर केरल पहुंचे हैं और उनके वीडियोस आपको जल्दी देखने को भी मिलेंगे, इसलिए ये रिव्यू मैं आप तक लाई हूँ। केरला स्टोरी ने अपनी आधिकारिक रिलीज से पहले ही काफी सुर्खियां बटोर ली हैं। नेता परेता फिल्म में दिए गए दावों को झुठलाने लगे हैं। माफ कीजिएगा, दावों को नहीं, दावों की संख्याओं को। और इसी पृष्ठभूमि में सारा बवाल हो रहा है। और बवाल को पोसने के तरीके भी हैं, जैसे फिल्म के आधिकारिक रिलीज से 3 दिन पहले इस फिल्म को जेएनयू के कम्युनिटी सेंटर में प्रीमियर किया जाना। इस प्रीमियर का आयोजन कायदे से दक्षिणपंथी छात्र संगठनों का था और आयोजन कमेटी से जुड़े एक छात्र ने हमें बताया भी था, जब देश तोड़ने की बात करने वाले वामपंथी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर करा सकते हैं, तो हम लोग भी एक ऐसी फिल्म का प्रीमियर करा सकते हैं जिसमें हमारी माँ बहनों की सच्चाई दिखाई गई हो। किस सच्चाई की बात हो रही है? फिल्म शालिनी नाम की एक लड़की की कहानी है। शालिनी केरल के एक कॉलेज में दाखिला लेती है। उसकी एक रूममेट है आसिफा, जो मुसलमान है, एक है निमा, जो ईसाई है, और एक है गीतांजलि, जो अपनी धार्मिक आइडेंटिटी के आधार पर हिंदू है, लेकिन चूंकि उसके पिता वामपंथी हैं तो वो धर्मांतरण नहीं मानती। अब इनमें आसिफा इन तीनों को कन्वर्ट कराने की साजिशन कोशिश करती है। सफल होती है सिर्फ शालिनी के साथ। शालिनी को एक मुस्लिम से प्यार करवाया जाता है। वो लड़का उसे प्रेग्नेंट करता है और कहता है कि शादी करनी है तो मुसलमान बनना होगा। शालिनी कन्वर्ट हो जाती है। फिर प्रेमी भाग जाता है। शालिनी की शादी दूसरे मुसलमान लड़के के साथ कराई जाती है, जो उसे अफगानिस्तान ले जाता है। फिर उसे आईएसआईएस के कैंप में बतौर सेक्स स्लेव रखा जाता है, जहां वो भागने में सफल हो जाती है और आखिर में अफगानिस्तान की किसी जेल में बंद है। द केरला स्टोरी के साथ एक बड़ी दिक्कत है। ये फिल्म एक वक्त पर सच्चाई दिखाने का दावा करती है, कहती है ये हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की कहानी है, लेकिन आपको असल दिक्कत तब समझ में आती है जब ये फिल्म एक इस्लामोफोबिक कंटेंट में तब्दील होती दिखती है। मैं इस्लामोफोबिक क्यों कह रही हूँ? क्योंकि फिल्म में एक भी मुस्लिम किरदार ऐसा नहीं है जो सहृदय हो। इस फिल्म का हर एक मुस्लिम किरदार किसी न किसी साजिश में शामिल है। तो ये फिल्म एक सवाल छोड़ती है, क्या इस देश का या इस देश के एक भूभाग का हर एक मुस्लिम एक साजिश में शामिल है? वहां गैर साजिशन जिंदगी बिताने वाला कोई मुस्लिम मौजूद नहीं है, या कोई ऐसा मुसलमान नहीं मौजूद है जिसे इस लव जिहाद से कोई दिक्कत ना हो? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिल्म इसी बात को दर्ज कराने की बेशर्म और बेवकूफ़ी भरी कोशिश करती है। खानापुरी के लिए एक किरदार पुलिस स्टेशन में दिखाई देता है जो टोपी लगाए पीछे चुप बैठा है। वही किरदार गीतांजलि की लाश को अस्पताल ले जाते हुए दिखता है, लेकिन यही फ्लैश है, वो चुप है। आप इस देश की जनता को आतंकवाद के ऊपर मूवी बनाकर या किसी धर्म के साथ और किसी धर्म के खिलाफ खड़े देख रहे हैं। पुलिस स्टेशन के जिक्र से एक और सीन जिंदा हो जाता है और ये फिल्म किस हद तक राजनीतिक रूप से प्रेरित है, ये कहानी खुलती है। बड़े पुलिसिया अधिकारी के सामने निमा खड़ी होकर चीख रही है, सर, हमारे एक्स सीएम ने कहा है कि कुछ सालों में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और लाचार सा दिख रहा पुलिस वाला अपनी कार्रवाई के लिए मांगता है सबूत। कहता है कि 2 बालिग साथ शादी कर रहे हैं तो इसमें कानून किस तरह कार्रवाई करे। मुस्लिम किरदार के बाद इस फिल्म में पुलिस भी इतनी ही है, एक लाचार से सीन तक महदूद। और उस पुलिस वाले की सबूत जैसी वाजिब डिमांड पर निमा जो कहती है, उसका लबुलुआब है कि इधर लड़कियों की जिंदगियां खतरे में हैं और आप हमसे सबूत मांग रहे हैं। गोया ये फिल्म ही सबूत के सारे रास्ते बंद करती है। गोया ये फिल्म कहती है कि सबूत ना मांगे। ये बात तब और एविडेंट हो जाती है जब थिएटर से बाहर मिले छात्र कहते हैं कि केरल की डेमोग्राफी बदल रही है, मुझे इंटरनेट से पता चला। जैसे पाताल लोक का हाथीराम चौधरी कह रहा हो, वेदों में लिखा है, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। और ये फिल्म दिमाग में बिठा जाती है कि एक राज्य की पुलिस भी कमजोर है। यह फिल्म अभिशप्त है। एक कमजोर और छिछली पटकथा के साथ राजनीति से जुड़े एक और अध्याय में इसका प्रमाण मिलता है। आईएसआईएस भेजने वालों के चंगुल से बचकर आई गीतांजलि अपने पापा से कहती है, पापा, आपने मुझे जीवन भर विदेशी विचारों के बारे में पढ़ाया, हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में पढ़ाते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। सिनेमाघर में शोर होने लगता है, जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं, छात्र खूब जोर से हंसते हैं। क्या यह फिल्म संदेश भी देती है कि ऐसा वामपंथी पिताओं की बेटियों के साथ हो सकता है?
क्या धर्मावलंबी बनना किसी धार्मिक अपराध से बचाव में कारगर है? फिर जब आखिर में शालिनी अफगान पुलिस के सामने बयान दर्ज कराती है तो पुलिस वाले कहते हैं इंडिया भेजने में एक दिक्कत है, कानूनन आप आतंकवादी हैं और भारत सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ऑडिटोरियम में फिर से हल्ला, फिर से खुशी और फिर से जय श्री राम। अफगान जेल में दाखिल होती शालिनी अपना परिचय देती है, शालिनी, अ हिंदू फ्रॉम केरला। फिर से एक सवाल, जिस समय यह फिल्म भारत सरकार को आतंकरोधी करार दे रही है तो क्या ये केरल के लॉ एंड ऑर्डर को कुछ नहीं मानती है? वहां की सरकार क्या आतंक प्रिय है या मक्कार सरकार है? पूरी फिल्म असहज करने वाले कोड़ों की आवाज से भी भरी है। कोड़ों की आवाज पर क्यों? कुछ दृश्य हैं जो बहुत असहज करते हैं, जैसे शालिनी का उसके पति और फिर आईएसआईएस के आतंकियों द्वारा रेप किया जाना, आईएसआईएस के आतंकियों द्वारा सिर कलम किया जाना और हाथ काटे जाना। ऐसा नहीं है कि हम फिल्म की पृष्ठभूमि को नकार रहे हैं, नहीं, लेकिन पृष्ठभूमि अति नाटकीय हो तो त्रासदी छोटी लगने लगती है। जिन लड़कियों पर सच में यह हिंसा नाजिल हुई है उसके साथ इतनी नाटकीयता क्या सही है? नहीं। जिन्होंने छोटे छोटे स्लीपर संगठनों का सहारा लेकर लोगों को आईएसआईएस में भर्ती कराया, क्या उन्हें सही दिखाती है? नहीं। ये फिल्म एक ज्यादा सुगठित तंत्र और केरल से बाहर भी चल रहे कामों को ज्यादा छिछले तरीके से दिखाती है, ज्यादा बनावटी और ज्यादा न्याय से दूर। इस आशा के साथ एक सितारा ही इस बेउम्मीद फिल्म को देना चाहिए कि आईएसआईएस में गई लड़कियों और लड़कों की ओर उनकी त्रासदी की असल कहानी किसी दिन सामने आ सके। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं शिवानी विश्वकर्मा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।